नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस सत्र में हम ये समझेंगे कि आखिर आरबीआई ने ये फैसला क्यों किया है और इसका असर बढ़ती हुई महंगाई पर क्या पड़ने वाला है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 8 मई को एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय होगा यूपीएससी 2023 के एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त करें। आपको ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार 8 मई को शाम के 4 बजे से आयोजित किया जाएगा और आप सभी इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। और भाग लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप सभी उसका उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दूसरे सत्र का लाइव प्रसारण कल यानी 6 मई को सुबह 10 बजे से किया जाएगा और इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है और इसके चलते रेपो रेट जो पहले 4% था वो बढ़ करके 4.40% हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद से पहली बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है और आरबीआई का फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में महंगाई चरम पर है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 3 महीनों से आरबीआई के द्वारा जो तय सीमा है उससे काफी ऊपर है। आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक को महंगाई की दर 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि महंगाई 2% से 6% के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो मार्च में जो इसका दर था वह 6.95% था, जो कि 6% से ऊपर है। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो मार्च के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.55% था, जो कि काफी ज्यादा है। और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी किया गया है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में भी 0.5% की बढ़ोतरी की है और इसके कारण जो CRR है वो बढ़ करके 4.5% हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 बहुत ही बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो उन्होंने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी किया है और दूसरा उन्होंने CRR में भी 0.5% का बढ़ोतरी किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो CRR में 50 बेसिस पॉइंट का जो बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है उससे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी में काफी कमी आएगा और उसके इस फैसले से कम लिक्विडिटी 87,000 करोड़ रुपए घट जाएगी। अगर हम आरबीआई के मौद्रिक नीति की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात का ख्याल रखता है कि उसके जो निर्णय हैं उसके कारण देश में एक तरफ तो महंगाई भी कंट्रोल में रहे, दूसरी तरफ जो विकास के लक्ष्य हैं हमारे देश के वो भी पीछे ना जाएं। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाने का काम आरबीआई के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था और यहां पर धारा 45 जेड बी को जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम एमपीसी कमेटी कहते हैं, उसको गठन करने का अधिकार दिया गया। और इसी के तहत जो पहला एमपीसी कमेटी था उसे 29 सितंबर 2016 को गठित किया गया था। यानी कि सरकार के द्वारा 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाता है जिसे हम एमपीसी कमेटी कहते हैं
और इसी के द्वारा अब मौद्रिक नीति को लेकर के फैसले किए जाते हैं और इसी की आपात बैठक में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगर हम एमपीसी कमेटी की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि एमपीसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसमें से 3 मेंबर आरबीआई के और 3 मेंबर को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई की तरफ से इसके सदस्य आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से एक डिप्टी गवर्नर जो कि मौद्रिक नीति का प्रभारी होता है वो इसका सदस्य होता है और इसके अलावा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित एक अधिकारी भी इसका सदस्य होता है। यानी कि आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर इसमें होते हैं और अभी जो एमपीसी कमेटी है उस कमेटी में सरकार के द्वारा 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है और वे व्यक्ति हैं असीमा गोयल जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की। इसी के साथ साथ शशांक भिड़े जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सीनियर एडवाइजर हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं। और इसके साथ साथ जयंत वर्मा भी जो कि आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं फाइनेंस के, वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं। और इन्हीं 6 सदस्यों के द्वारा आरबीआई के मौद्रिक नीति पर नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। तो इन सदस्यों के नाम को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में वह आरबीआई है, धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। आप देख सकते हैं जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रख लोन लेते हैं और जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है ताकि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना महंगा हो जाए और इसके कारण बैंक उनके द्वारा जो लोन ग्राहकों को दिए जाते हैं उसको महंगा कर दे। यानी कि अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि बैंकों के द्वारा भी आपको जो होम लोन, कार लोन दिया जाता है उसके दर में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने के बजाय इसे ग्राहकों पर डाल देते हैं। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिक्विडिटी की कमी करनी होती है तो वह रेपो रेट को बढ़ा देता है जिससे कि महंगाई कंट्रोल हो सके और इसी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह फैसला लिया है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रेपो रेट बढ़ने का असर जो है वह औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो ब्याज दर हैं वह कंपनियों के लिए भी महंगे हो जाते हैं और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकता है और इसका असर रोजगार पर भी पड़ता है और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। अगर हम सीआरआर की बात करें तो सीआरआर एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का एक हिस्सा है जिसे उसे केंद्रीय बैंक के पास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आप इसे फिगर में समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट है तो यहां पर अगर सीआरआर का रेट 4% है तो उस बैंक को इस कुल जमा राशि का 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराना होता है। यानी कि इस 1000 में से 40 रुपए उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराने होंगे और बैंक के पास लोन देने के लिए 960 रुपए बचेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सीआरआर का दर आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई के द्वारा सीआरआर का उपयोग मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए किया जाता है। आप यहां पर एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आरबीआई के द्वारा सीआरआर के रेट को 10% कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इस बैंक को अब आरबीआई के पास ज्यादा पैसे जमा कराने होंगे। पहले वह 40 रुपए जमा करा रहा था लेकिन अब वह 100 रुपए यहां पर जमा कराएगा। इसका मतलब है इस बैंक के पास
बिजनेस करने के लिए मात्र 900 रुपए होंगे और अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए वह अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, जिससे कि लोन महंगा हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में और सीआरआर में जो बढ़ोतरी किया गया है, उसका एकमात्र मकसद ये है कि लिक्विडिटी में कमी लाई जाए, जिससे कि जो महंगाई है उसमें भी कमी आएगी। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के द्वारा भी अपने पॉलिसी दरों में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका में भी महंगाई जो है वह बेकाबू है और इसी को देखते हुए अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 22 साल की सबसे बड़ी वृद्धि की है, जिसके कारण वहां पर भी जो ईएमआई है वे महंगे होने वाले हैं। तो अमेरिका के द्वारा भी महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी दरों में वृद्धि की जा रही है, जिसका कि अनुसरण भारत के द्वारा भी किया जा रहा है भारत में महंगाई को कम करने के लिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा महंगाई को कम करने के लिए किया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एमपीसी कमेटी क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है और अभी जो फैसले लिए गए हैं उसके क्या कारण हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के दूसरे अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।